हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु विनोद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ा है। तो चलिए जॉर्ज गियर्सन के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं जॉर्ज गियर्सन की, तो जॉर्ज गियर्सन की जो रचना थी वो क्या थी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1888 में जॉर्ज गियर्सन ने क्या किया कि रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम की एक पत्रिका लिखी। क्या लिखी? पत्रिका। और उसका प्रकाशन कब हुआ? 1888 में। लेकिन ये जो पत्रिका थी, इसी का प्रकाशन एक पुस्तक के रूप में, किसके रूप में? एक पुस्तक के रूप में कब हुआ? 1889 में, यानी 1889 में। और उस पुस्तक का नाम क्या था? उस रचना का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब आप बोलोगे कि पहले जब पत्रिका के रूप में थी तो उसमें नॉर्दर्न शब्द था, लेकिन जब पुस्तक के रूप में छपी तो उसमें नॉर्दर्न शब्द नहीं था। तो वो इसलिए नहीं था क्योंकि जो जॉर्ज गियर्सन थे, उनको पता चला कि साउथ में भी कुछ ऐसे कवि हैं जो कुछ रचनाएं लिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि नॉर्दर्न शब्द को हटा दिया। जब उन्होंने अपनी रचना जो पुस्तक के रूप में जब छापी, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें से नॉर्दर्न शब्द हटा दिया और उनकी जो रचना था उसका नाम क्या पड़ गया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और अगर क्वेश्चन जब आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा कि उनकी पुस्तक कब छपी, तो 1889 में। ठीक है। अब जॉर्ज गियर्सन की पुस्तक की भाषा थी अंग्रेजी भाषा। क्या भाषा थी? अंग्रेजी। उन्होंने अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। जॉर्ज गियर्सन का विषय क्या था? तो केवल हिंदी के कवि ही उनके विषय थे। उन्होंने अन्य भाषा के कवियों को इसमें स्थान नहीं दिया था। उन्होंने उर्दू फारसी भाषा के कवियों को इसमें स्थान नहीं दिया था। अब बात कर रहे हैं जॉर्ज गियर्सन की। तो जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस विद्वान ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना था? तो जॉर्ज गियर्सन ने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जॉर्ज गियर्सन ने काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास किया था। देखिए, जॉर्ज गियर्सन ने क्या किया था कि काल का विभाजन करने का पहला प्रयास किया था। द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ कालक्रमानुसार पद्धति में लिखा गया था। ठीक है। इसके पहले जो गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, उन्होंने किस पद्धति में लिखा था? वर्णानुक्रम पद्धति में, है ना। लेकिन जॉर्ज गियर्सन ने ही सबसे पहले कालक्रमानुसार यानी काल के अनुसार लिखना स्टार्ट किया था। जॉर्ज गियर्सन के इतिहास लेखन की पद्धति कालानुक्रम थी, है ना। कौन सी पद्धति थी? कालानुक्रम पद्धति। जॉर्ज गियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ कालक्रमानुसार पद्धति में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। तो जॉर्ज गियर्सन का जो हिंदी साहित्य में क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का लिखा था, है ना। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त एवं अन्य विद्वानों ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया है। तो डॉक्टर किशोरीलाल और अन्य विद्वानों ने भी ये जो जॉर्ज गियर्सन के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, इसे ही हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया है। जॉर्ज गियर्सन ने 952 कवियों का वर्गीकरण कालक्रमानुसार पद्धति में किया, यानी युग और काल के आधार पर उनको बांटा है और उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जॉर्ज गियर्सन ने जो युग बताए थे, तो कितने युग बताए थे? 11 युग माने थे और 12 अध्याय माने थे। तो क्वेश्चन में कभी कभी आता है कितने अध्याय माने, तो उन्होंने 12 अध्याय माने थे। प्रत्येक एक अध्याय एक काल का द्योतक है। दोषपूर्ण होने के बावजूद भी पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। जॉर्ज गियर्सन ने पहली बार ही प्रयास किया था ना काल के अनुसार बांटने का। वैसे तो सर्वमान्य जब हम बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन जॉर्ज गियर्सन ने सबसे पहले काल के अनुसार बांटने का प्रयास किया था। जॉर्ज गियर्सन ने शिव सिंह सरोज को जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना और उन्होंने सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली। यानी उन्होंने क्या किया कि जो जॉर्ज गियर्सन थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने ग्रंथ को लिखने में जो सामग्री जुटाई वो किससे ली? शिव सिंह सरोज से।
अब हम बात करते हैं नवीन विलोचन शर्मा की। तो नवीन विलोचन शर्मा कहते हैं विधेयवादी साहित्यिक इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि गियर्सन है। इन्होंने क्या किया, नवीन विलोचन शर्मा ने, कि जो प्रवर्तक थे यानी जो प्रवर्तन करने वाला था हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसको उन्होंने शुक्ल जी को ना मानकर जॉर्ज गियर्सन को माना था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त की। तो डॉक्टर किशोरीलाल ने क्या किया था, 1957 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था। तो डॉक्टर किशोरीलाल ने क्या किया था कि अनुवाद किया था जो जॉर्ज गियर्सन का जो ग्रंथ था उसका 1957 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर किशोरीलाल इम्पॉर्टेंट पर्सन है। अब बात करते हैं मिश्र बंधु विनोद की। तो जब हम बात मिश्र बंधु विनोद की करते हैं तो मिश्र बंधु विनोद कितने भाई थे, 3 भाई थे। कितने भाई थे, 3 भाई थे। और तीनों भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद के लेखन में भूमिका निभाई। यानी कि मिश्र बंधु विनोद नाम की एक पुस्तक लिखी। किसने, मिश्र बंधु विनोद, जो तीनों भाई थे उन्होंने मिलकर। अब वो तीनों भाइयों के नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र, डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र, पंडित गणेश बिहारी मिश्र। अब देखिए कई बार सुखदेव रहता है, तो सुखदेव नहीं है, सुखदेव है। सुख का मतलब होता है तोता। तो आप लोग इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। अब बात कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो किस आधार पर लिखी गई। तो देखिए, नागरी पिछाड़ी सभा ने एक समिति गठित की जिसमें हस्तलिखित पत्रों की खोज का कार्य आरंभ किया गया और इसका अध्यक्ष जो है सुखदेव बिहारी मिश्र को बनाया गया। तो सुखदेव बिहारी मिश्र ने क्या किया कि लोगों को पत्र लिखे और लोगों से कहा कि आप लोगों के पास हिंदी और पुराने रचनाकारों से संबंधित जो भी जानकारी है वो हमें एक पत्र में लिखकर भेज दीजिए। और लोगों ने जो भी जानकारी भेजी उसे एकत्रित करने के बाद मिश्र बंधुओं ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मिश्र बंधु विनोद था। देखिए क्या हुआ कि मिश्र जो नागरी पिछाड़ी सभा थी उसकी खोज रिपोर्ट है ना, खोज रिपोर्ट समिति ने क्या किया, उन्होंने एक समिति तैयार की और उस समिति ने सुखदेव बिहारी को जो है उसका अध्यक्ष बना दिया। तो सुखदेव बिहारी ने को कहा गया कि भाई आप हिंदी से संबंधित जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को पत्र लिखा और लोगों से कहा कि आप लोगों के पास पुराने रचनाकारों और हिंदी से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हमें एक पत्र में लिख कर दे दीजिए। और उन्होंने क्या किया कि उस पत्र के आधार पर ही मिश्र बंधु विनोद की रचना की। अब मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ नागरी पिछाड़ी सभा काशी के हस्तलिखित ग्रंथ खोज रिपोर्ट समिति के आधार पर लिखा गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रंथ है, कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि नागरी पिछाड़ी सभा की हस्तलिखित ग्रंथ खोज रिपोर्ट समिति के आधार बनी, तो वो मिश्र बंधु विनोद था। ठीक है, अब मिश्र बंधु विनोद की बात करते हैं। तो मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक थी उसके 4 भाग थे। उसमें 2250 पृष्ठ थे यानी 2250 पन्ने थे। और मिश्र बंधु विनोद के जो 4 भाग थे उसमें से शुरू के जो 3 भाग थे यानी प्रथम 3 भाग थे उसका प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथा भाग उसका प्रकाशन 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा हुआ। ठीक है, अब मिश्र बंधु विनोद भी कालक्रमानुसार पद्धति में थी। कालानुक्रम पद्धति में मिश्र बंधु विनोद भी थी। इससे पहले जॉर्ज गियर्सन ने भी कालानुक्रम पद्धति में लिखा था। अब बात करते हैं मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः 5 युगों और उप विभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। यानी कि मिश्र बंधु ने क्या किया कि हिंदी साहित्य के विकास का जो क्रम था उसको कितने भागों में बांटा, 5 भागों में, और उप विभाजन कर देंगे तो उस हिसाब से 8 भागों में बांट दिया। मिश्र बंधु विनोद ने पुष्य या पुण्य को प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। देखिए मिश्र बंधुओं ने ही आदिकाल, जब नामकरण पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे हम कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। अब हिंदी नवरत्न, ये हिंदी नवरत्न जो है वो मिश्र बंधु विनोद की ही एक रचना है। तो ये जो हिंदी नवरत्न है मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों की पूरक है। यानी जो मिश्र बंधु विनोद के का जो ये पुस्तक थी वो जो उसके शुरू के जो 3 भाग छपे थे 1913 में, उसी की पूरक क्या है, हिंदी नवरत्न। ठीक है, हिंदी नवरत्न उसकी पूरक है। मिश्र बंधु विनोद में
4551 कवियों का जीवन वृत्तांत संग्रहित है। तो जो मिश्र बंधु विनोद जो नाम की पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसमें जो है 4551 कवियों का जीवन वृत्तांत संग्रहित है, लगभग 5000 कवियों का। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में लगभग 5000 आ जाता है, तो आप लोग देख लीजिए, संख्या याद कर लीजिए। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया कि कवियों के परिचय के विषय में जो भी जानकारी थी मिश्र बंधु विनोद से ही संग्रहित की है, इकट्ठा की है। अब मिश्र बंधु विनोद के इतिहास ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आधार माना जाता है। यानी मिश्र बंधु विनोद का जो ग्रंथ था उसी को रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आधार माना जाता है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ के लेखन के लिए सामग्री मिश्र बंधु विनोद से ग्रहण की, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद के इतिहास ग्रंथ न मानकर कवियों का वृत्त संग्रह माना। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जानकारी तो ली मिश्र बंधु विनोद से, लेकिन उसे हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना, बल्कि कवियों का वृत्त संग्रह माना। यानी कवियों के बारे में सिर्फ जानकारी ही मानी। अब हम बात करते हैं मिश्र बंधु विनोद में। ये जो मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक थी उसमें स्थान स्थान पर काव्यांग यानी काव्य के अंगों का विवेचन, तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए मिश्र बंधुओं ने कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास किया। तो देखिए, मिश्र बंधु विनोद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास किया। रचनाकारों की श्रेणियां निर्धारित करने वाले मिश्र बंधु विनोद पहले व्यक्ति थे। कवियों का साहित्यिक महत्व निर्धारण किया। कवियों का सापेक्ष महत्व निर्धारित करने के लिए मिश्र बंधु ने 3 श्रेणियां बनाई। कौन कौन सी? उत्तम श्रेणी, मध्य श्रेणी और सामान्य श्रेणी। तो मिश्र बंधुओं ने कितनी श्रेणियां बनाई? 3 श्रेणियां बनाई। मिश्र बंधु विनोद अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश मिलाया। अब मिश्र बंधु विनोद ने क्या किया कि बहुत सारे अज्ञात कवियों को प्रकाश मिलाया। ऐसे कवि जिसके बारे में जो जानकारी थी गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने नहीं दी थी, तो उनके बारे में भी जानकारी किसने दी? मिश्र बंधु विनोद ने दी। मिश्र बंधु विनोद ने देव विहारी विवाद को जन्म दिया, जो अगले 10 वर्षों तक चर्चा का विषय बना रहा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।